संसद के शीतकालीन सत्र में पोर्टो बिल यानी आतंकवादी निरोधक अध्यादेश 2001 पर बहस चल रही थी। इसके पक्ष और विपक्ष में जोर शोर से दलीलें दी जा रही थीं, लेकिन क्या पता था कि जिस आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भारतीय संसद में नए रास्तों की खोज की जा रही है, वही आतंकवाद दबे पांव लोकतंत्र की दहलीज को पार कर चुका है। एक आम सुबह की तरह ही शुरुआत हुई थी दिसंबर 2001 की, और रोज की तरह इस दिन भी संसद के गलियारों में गहमा गहमी बनी हुई थी। कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास की तरफ बढ़ गए। वहीं संसद की कार्रवाई से ब्रेक लेकर सांसद और सुरक्षाकर्मी भी सर्दी की गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए परिसर में टहल रहे थे। तभी पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 पर हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला निकलने को तैयार था। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पोजीशन लेते हैं। सुरक्षा बलों की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए आतंकियों की गाड़ी संसद परिसर में दाखिल होती है। एक सफेद एम्बेसडर जिसका नंबर था DL3CJ1527, जिस पर होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा था, सीधे उपराष्ट्रपति की गाड़ी से आके टकराती है। इस अचानक हुई टक्कर से मानो हड़कंप मच गया। कार की रफ्तार देखकर संसद के वॉच एंड वार्ड ड्यूटी में तैनात ASI जीतराम आनन फानन में इस कार के पीछे दौड़ पड़े। तेज रफ्तार से दौड़ रही यह गाड़ी रुकती है और नापाक इरादों के लिए बाहर आते हैं 5 आतंकवादी, मोहम्मद, राणा, हमजा, राजा और हैदर। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी को समझ पाते, आतंकवादियों के इस झुंड ने AK-47 निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोलियों की बौछार के बीच सुरक्षाकर्मी ASI जीतराम और महिला जवान कमलेश कुमारी और देशराज आतंकवादियों को सामना कर रहे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद हो जाते हैं। गेट नंबर 11 से आगे बढ़ते हुए यह आतंकवादी गेट नंबर 5 पर अपना कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह वही गेट नंबर 5 है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दाखिल होने के लिए किया जाता है। भली भांति रेकी करके आए ये आतंकवादी संसद में आगे बढ़ते हैं। समय था 11:45। बेशक प्रधानमंत्री परिसर से निकल चुके थे, लेकिन संसद की दीवारों के पीछे तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 200 से ज्यादा सांसद और अधिकारी अभी भी संसद में मौजूद थे। ऐसे में बाहर जहां दहशतगर्द का माहौल था, उसके उलट नेता और अधिकारी बाहर के हमले से अनजान इस शोर शराबे को महज विपक्ष का एक विरोध प्रदर्शन समझ रहे थे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि बाहर आतंक का खूनी खेल चल रहा है। इसी बीच तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के कक्ष में फोन की घंटी बजती है और टेलीफोन की घंटी पर हुई बातचीत के बाद प्रमोद महाजन के चेहरे पर उभरे गंभीर भाव बता देते हैं कि बाहर से आ रही आवाज पटाखों और विपक्ष के विरोध की नहीं है, बल्कि गोलियों और ग्रेनेडों के धमाकों की है। संसद में फायरिंग और बम धमाकों की कान फाड़ देने वाली आवाज में चंद मिनटों में ही पूरे परिसर को जबरदस्त अफरा तफरी में बदल दिया। कई सांसदों को संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ तैनात जवान सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश करने लगे। संसद के भीतर मचे इस हड़कंप के बीच 5 आतंकवादी अंधाधुंध गोलियों की बौछार करते हुए गेट नंबर 1 की तरफ भागे जा रहे थे। गेट नंबर 1 और उसके बीच का फासला कम होता जा रहा था, लेकिन इसी बीच मुस्तैदी से तैनात सुरक्षाकर्मी कांस्टेबल सुखेंद्र और हेड कांस्टेबल थापा आगे चल रहे इन आतंकवादियों के सरदार मोहम्मद को अपना निशाना बनाकर मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि आतंकवादियों के पास AK-47 थी, इसलिए दोनों जवानों को भी गोली लग जाती है।
दोनों फटाफट कवर लेते हैं और उधर गोली लगने से मोहम्मद की छाती पे बंधा विस्फोट ब्लास्ट हो जाता है और एक जोर की आवाज के साथ देश की सबसे सुरक्षित इमारत में काले धुएं का बादल उठने लगता है। गोली उसके ग्रेनेड पर लगती है और उसके खून और मांस के टुकड़े संसद भवन की दीवारों पर चिपक जाते हैं। बारूद और जले हुए इंसानी शरीर की गंध चारों तरफ फैल जाती है। आतंकी गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 के सामने गुजरते हुए गेट नंबर 3 के पास पहुंचते हैं। गेट नंबर 3 से 150 मीटर की दूरी पर गेट नंबर 6 के पास तैनात कांस्टेबल संतोष निशाना साधे बैठे थे। वह आतंकियों की झलक देखते ही ऐसा निशाना साधते हैं कि आतंकी जवाबी फायर करने उससे पहले ही उन्होंने एक एक करके तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। अब 5 में से सिर्फ एक आतंकी बचा था। सारे खिड़की दरवाजे बंद हो चुके थे और उसको चारों तरफ अपनी मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए वह हड़बड़ाहट में इधर उधर ग्रेनेड फेंकता हुआ आगे भागने लगता है। वो पार्लियामेंट के इस गलियारे से पिलर के छुपते छुपते आगे बढ़ रहा था, इसलिए निशाना साधना भी मुश्किल हो रहा था। आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ मुड़ गया और लगातार फायरिंग करते हुए तेजी से बढ़ता जा रहा था। वह वही गेट है जहां से तमाम मंत्री, सांसद और पत्रकार भवन के भीतर जाते हैं। गेट नंबर 1 के पास पहुंचकर वह आतंकी रुक गया। पीठ पर हथियारों से भरे बैग और कमर पर विस्फोटक बांधे यह शख्स अब मानव बम में तब्दील हो चुका था। तभी कांस्टेबल श्यामवीर उस पर निशाना साधकर उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह करीब 45 मिनट तक चले इस आतंकी हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया। अब सारे आतंकवादी मर चुके थे, लेकिन 2 घंटे तक पार्लियामेंट में धमाकों की आवाज गूंजती रहती है। दरअसल आतंकियों द्वारा जगह जगह फेंके गए विस्फोटक देर तक फटते रहे। इसके बाद आतंकियों की तलाशी भी ली गई और मोबाइल फोन जब्त किए गए। इसके अलावा 6 सीआरपीएफ जवान, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ और 1 गार्डनर वीर गति को प्राप्त हुआ। अब गोलियों और धमाकों की आवाज की जगह एम्बुलेंस सायरन ने ले ली थी, क्योंकि इस हमले में करीब 9 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 1 महिला कर्मी भी थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे चुनौती बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्ती से अपनी लड़ाई लड़ेगा, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। यह एक राष्ट्र पर संकट है और संकट जिन्होंने पैदा किया है वह एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हमले के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया। इसकी पहचान कार और सेल फोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों से हुई। इस साजिश का मास्टरमाइंड था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य अफजल गुरु और उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु और एक आतंकी काजी, जिसे बाद में 2003 में बीएसएफ जवानों के द्वारा मार गिराया गया। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरबी भाषा के प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी भी शामिल पाए गए। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सबूतों के अभाव में इसमें प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान को कई साल की सजा के बाद बरी कर दिया गया, जिसकी 2019 में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, पर अफजल गुरु की सजा पर मोहर लगा दी गई। वहीं शौकत हुसैन को 10 साल की सख्त सजा दी गई। अफजल गुरु को फांसी की सजा मिलते ही उसकी तरफ से दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंची, जिसे 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सख्ती से खारिज कर दिया। और फिर इसके बाद आया 9 फरवरी, वह दिन जब अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। भारत ने अफजल गुरु की फांसी में
न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। जय हिंद।